कर रही है ना? ठीक। सो ओम्स लॉ को ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस V, एक्स एक्सिस पे करंट I लिया जाएगा। ठीक है। अब जब ओम्स लॉ में जो भी रीडिंग्स आई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक एक्टिविटी की थी हमने जिसमें कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया था और उस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने में जो सर्किट में करंट चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड किया था। कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट आ रहा है उसको रिकॉर्ड किया था और उसको हमने प्लॉट किया। जब ग्राफ पे हम उसको प्लॉट करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज रेजिस्टेंस। ठीक है। जो भी हमने वो रीडिंग्स होगी, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग और करंट की रीडिंग्स। ठीक है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट लिया हमने तो करंट मान लो 1 एम्पीयर, तो ये अगर 3 डबल कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो ये 2, 4.5 तो ये 3, इस तरह से रीडिंग्स आएंगी। क्या पाया जाएगा? ओम्स लॉ में हमने देखा ही है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कि जितनी प्रोपोर्शन से आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो उतने प्रोपोर्शन से ही करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है। ये ओम्स लॉ बताता है और जब उसको प्लॉट करते हैं तो हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके। ये तो हो गया ग्राफ ओम्स लॉ के बेसिस पर जो हमने ड्रॉ किया, जिसमें कि ये जो लाइन है इसकी जो स्लोप है दैट स्लोप विल गिव अस द रेजिस्टेंस। ठीक है। स्लोप रेजिस्टेंस देगी हमारे को। गॉट इट? क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको कि मान लो दो ग्राफ बनाए हुए हैं इस तरह से, एक को हमने A और दूसरे को हमने B नेम किया हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? ओके। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो हमने क्या भी बोला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। रेजिस्टेंस जो है वो स्लोप ऑफ VI ग्राफ के बराबर होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप अगर हमें निकालनी है, ये जो VI ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है हमारे को, यहां पे दो बने हुए हैं, इनको कंपेयर करना है, बात करेंगे उसकी। बट स्लोप कैसे कैलकुलेट होती है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। ओके। तो आपको अगर क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ आ गया और उसके कुछ पॉइंट्स मार्क हैं और आपको बोल रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे। इन दोनों में से जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस स्लोप के बराबर है। ठीक है। जिसकी भी स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। सॉरी, हायर द स्लोप हायर विल बी द रेजिस्टेंस। जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ओके। अगर मैं A और B को कंपेयर करूं, यहां पर किसकी स्लोप ज्यादा है? B की। कैसे पता लगा स्लोप ज्यादा है? जो ज्यादा स्टीप होगा, जिसका x एक्सिस से एंगल ज्यादा होगा, जिसका x एक्सिस से एंगल ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा है। ओके। सो हायर द स्लोप हायर विल बी द रेजिस्टेंस। तो आपने इसको आंसर कैसे करना है? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपको और आपसे पूछा जाए A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि रेजिस्टेंस स्लोप के बराबर होता है VI ग्राफ के। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। फिर आप बोलोगे कि अगर स्लोप ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें से क्लियरली हम क्या कह सकते हैं?
स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, therefore resistance of B is greater, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ B is greater। समझ में आया ये चीज? कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है? पक्का? ओके। अब ये क्वेश्चन कई बार दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है कि आपको VI ग्राफ ना देख करके IV ग्राफ दे दें, ठीक है। मैं इसके साथ IV ग्राफ भी बनाता हूं। अब इसमें क्या है, y एक्सिस पे I मार्क करा हुआ है और x एक्सिस पे V मार्क कर दिया, यानी इसका उल्टा कर दिया। ओम्स लॉ में VI ग्राफ होता है। अब इन्होंने क्या दे दिया क्वेश्चन में, IV ग्राफ दे दिया और दो आपको ऐसे लाइंस दे दी, दो ग्राफ दे दिए। अब आपसे पूछ रहे हैं A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब IV ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर, इसकी जगह स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या देता है हमारे, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। VI ग्राफ हमने कर लिया, IV ग्राफ देखते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ IV graph give us reciprocal of resistance, that is 1 by R मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर IV ग्राफ, when IV graph is given, then higher the slope, lesser will be resistance। Why? Because IV ग्राफ 1 by R देता है, उल्टा देता है। तो यानी स्लोप अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इनवर्स है, इट इज इनवर्स। समझ में आ रही है बात? IV ग्राफ दिया हुआ है अगर आपको, तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, जिसकी स्लोप कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। लेस द स्लोप हायर विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या, किसकी लोअर है, स्लोप ऑफ A इज लेस देन स्लोप ऑफ B, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A is greater। Clear है? Understood this thing? Understood? IV ग्राफ एंड VI ग्राफ दोनों का कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकते हैं। ग्राफ के साथ कई बार फैक्टर्स को भी लिंक करके दे देते हैं आप क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में ग्राफ के साथ फैक्टर्स को भी लिंक करके दे देते हैं। लेट अस सी कैसे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, resistance is directly proportional to length। This means that is अगर लेंथ ज्यादा होगी देन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उस वो वाली वायर लंबी भी हो। अगर दो वायर दे रखी हैं आपको और कंपैरिजन दे रखा है, मान लो दो वायर दे रखी हैं, उनका आपको ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा हुआ कि इनमें से लंबी कौन सी है, तो ग्राफ देख करके जिस भी
वायर का ग्राफ ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, वो लंबी भी ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट इज, अगर एरिया ज्यादा है देन रेजिस्टेंस कम होगी। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आपको ग्राफ बनाकर दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ए और बी बना के दे देंगे ग्राफ में, और आपको बोलेंगे कि इनमें से पहचानो कि किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उस वायर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। रिकॉर्डिंग चल रही है मैडम, ठीक है। रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर भी कम, रेजिस्टेंस कम तो हीट भी कम। तो पूछ सकते हैं आपसे कि ग्राफ ए और बी, ठीक है, आपको बना के दे देंगे ऐसे, ये ए बी, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सिस पे करंट, यानी ये वी आई ग्राफ है, आई वी ग्राफ नहीं। ओके, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ए और बी में से बताओ लेंथ किसकी ज्यादा है। तो लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा किसकी स्लोप ज्यादा है। ए की स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ए की लेंथ भी ज्यादा। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? क्या कैसे करोगे? स्लोप ऑफ ए इज मोर, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A is more. We know resistance is directly proportional to length. Therefore, length of A is more. समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट किया इसको? Got it? Got it? इसी तरह से एरिया का भी दे सकते हैं। एरिया का इनवर्स है। अगर आपसे पूछेंगे कि ए और बी में से एरिया किसका ज्यादा है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ए और बी में से एरिया किसका ज्यादा है, तो इसको कैसे आंसर करेंगे? लेट अस सी। वी नो दैट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा। तो हमारे को इस ग्राफ में से वो वाला पहचानना होगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया ज्यादा होगा। हमसे पूछा गया कि एरिया किसका ज्यादा है, ए और बी में से एरिया किसका ज्यादा है। जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसका एरिया ज्यादा है, और रेजिस्टेंस किसकी कम है? Slope of B is less, therefore resistance of B is less, therefore area of B is less, ठीक है, क्योंकि the resistance is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम, ठीक है। रेजिस्टेंस कम तो एरिया ज्यादा। और हमने क्या लिया? बी की रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इसकी स्लोप कम है, इट्स गॉट अ लोअर स्लोप। ये कम इंक्लाइंड है, ये ज्यादा इंक्लाइंड है, तो बी की स्लोप कम है, ए की स्लोप ज्यादा है। देखो ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है, इसकी स्लोप कम है। जिसकी स्लोप कम होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, हम जानते हैं, क्योंकि जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस कम है और उसके एरिया भी कम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ तो रेजिस्टेंस लेस होगी तो एरिया ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। अब टेम्परेचर और हीट से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है।
आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी में से किसमें वायर ज्यादा हीट अप हो जाएगी या ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। कैसे पहचानेंगे किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए इज मोर, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर। तो ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर ए में ज्यादा टेम्परेचर आएगा, ए में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है? अंडरस्टूड ऑल दिस? तो इस तरह से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करना भी आ सकता है, ओके, और प्लॉटेड ग्राफ आपको दिया होगा, उससे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी भी आ सकती है। उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं करा दूंगा अभी क्वेश्चन आप। So question says a wire of material having length L and area of cross section A has resistance 4 ohm। ये केस 1 है आपके पास। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ L है और इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। ऑन द अदर हैंड केस 2 है आपके पास, केस 2 है और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, 2A हो गया और लेंथ आधी हो गई है, L/2 हो गई है। सॉरी, ये मैंने लेंथ लिख दी 2L, ये तो आधी हो गई है, ये हो गई L/2। ठीक है, तो लेंथ L/2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया। डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, लेंथ हाफ हो गई। तो रेजिस्टेंस निकालनी है इस वायर की। कैसे निकालेंगे? सो इन केस 1 resistance is 4 ohm, area of cross section is A, length is L, so resistance will be given by R is equal to rho L by A, so rho, so for R we can write as 4 because R is 4, so we can write R as 4. So 4 is equal to rho L by A. We get this. Case 2. Resistance we need to find out. Area is double, so 2A. Length is half, so L/2. So in this case, R will be equal to rho L by A. L is L/2, so R will be equal to rho L/2 upon 2A. So this is R is equal to rho L/2 divided by 2A. So R is equal to rho L/2 into 1 by 2A. So this is R is equal to rho L by 4A. Well, let us take 1 by 4 common. So R is equal to 1 by 4 rho L by A. And rho L by A is 4. So we can put this value here. So R is equal to 1 by 4 rho L by A हम निकाल चुके हैं। rho L by A यानी ये चीज
ये 4 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 4 डाल सकते हैं, तो इसकी जगह हम 4 रख देंगे, 4 निकाल चुके थे, डिवाइड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 1 ओम। सो अ वायर विद डबल द एरिया एंड हाफ द लेंथ विल बिकम 1/4। ठीक है, सो ये 4 ओम था, ये 1 ओम आया। दिस इज द आंसर। Question says a wire of having resistance 4 ohm is stretched to make its length double. How will its resistance change? ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक वायर है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए है, लेंथ एल है, और रेजिस्टेंस इसकी 4 ओम दे रखी है। अब कह रहे हैं कि इसको खींच के पतला किया जा रहा है। तो जब इसको खींच के डबल किया जा रहा है, सॉरी, ठीक है, इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो जब इसको खींच के आप डबल करोगे तो क्या ये उतनी मोटी रहेगी? नहीं। जब इसकी लेंथ को आप डबल करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ रह जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस निकालनी है आपको। ओके, अब आप पूछोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ क्यों रह गया? ये वॉल्यूम का खेल है। वॉल्यूम इस केस में और इस केस में मेटल की वॉल्यूम तो सेम ही है, क्योंकि उसी मेटल को, उसी वायर को खींच के पतला किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि इसमें और वायर ऐसे जोड़कर इसको डबल किया गया, ऐसा नहीं बोला गया कि सेम मोटी वायर को इसके साथ जोड़ा और इसकी लेंथ डबल कर दी। कहा जा रहा है कि इसी को खींच के इसको पुल किया और ये पतली, पतली तो होगी, जब आप इसको खींचोगे तो पतली होगी, खींचोगे तो पतली हो जाएगी। तो वॉल्यूम सेम होती है, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, तो अगर एल बाय ए है, तो अगर इसको लेंथ डबल हो रही है तो एरिया को हाफ होना ही पड़ेगा, ताकि ये वॉल्यूम एल ए सेम रहे। समझ आ गया? तो अब करते हैं केस 1। रेजिस्टेंस 4 ओम, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और रेजिस्टेंस 4 दे रखी है, तो 4 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये तो आ गया आपका केस 1, ये फर्स्ट केस हो गया। अब केस 2, रेजिस्टेंस नहीं दे रखी, निकालनी है आपको। लेंथ डबल हो चुकी है तो 2L हो गई। एरिया हमने देख ही लिया था, हाफ हो जाएगा, तो एरिया जो है A/2 हो गया है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है, उसमें हम पुट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल इज 2L, ठीक है, अपॉन एरिया A/2 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो 2L इंटू 2/A, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो 4L/A, 4 को कॉमन लें तो R इज इक्वल टू 4 रो L/A। रो L/A 4 निकाल चुके हो आप, ठीक है, रो L/A 4 निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू जो है 4 रो L/A के लिए आ जाएगी यहाँ पर, इसके लिए 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 4 इंटू 4, सो R इज इक्वल टू 16 ओम्स। ये आंसर है, R इज इक्वल टू 16 ओम्स इस केस में। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यानी अगर किसी सर्किट में ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हम ओम्स लॉ लगा करके उन रेजिस्टर्स का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं।
देखो, सर्किट में रेजिस्टर्स दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक मेथड होता है रेजिस्टर्स इन सीरीज, और दूसरा मेथड होता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सीरीज में जैसे यहां पर आप देख सकते हो R1, R2, R3, ये सीरीज में लगा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, R1 में से भी वही जा रहा है, R2 में से भी, R3 में से भी। फिर पैरेलल में भी लगा सकते हैं, ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं, जैसे R1, उसके नीचे R2, और उसके नीचे R3 लगा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि करंट डिवाइड हो रहा है। पैरेलल और सीरीज में पहचान अगर करनी है हमने, तो यही देखना है कि करंट सेम फ्लो कर रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड होकर के रेजिस्टर्स में जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो रेजिस्टर्स पैरेलल में है। अब हमें निकालना है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस दे रखी हो, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस, इनकी टोटल रेजिस्टेंसेस की सर्किट की क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, तीन रेजिस्टेंसेस लेनी है हमने सर्किट में, R1, R2, R3, और एमीटर्स को ज्वाइन कर देना है जैसे दिखाया गया है। बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, की के साथ कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर तीन लगाएंगे हम, हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, क्योंकि इनके पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए इनमें अलग अलग वोल्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब एमीटर से हम इस सर्किट में अलग अलग पॉइंट्स पर करंट की मेजरमेंट लेंगे। एमीटर हम जानते हैं कि करंट की मेजरमेंट देता है हमारे को, ठीक है, एमीटर हमारे को करंट की मेजरमेंट देता है। तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे एमीटर लगा के करंट की मेजरमेंट ले लेंगे, और हम पाएंगे क्या कि सर्किट में कहीं पर भी हम लगा लें एमीटर को, करंट की मेजरमेंट सेम आ रही है, वो डिफरेंट नहीं आ रही। इसका मतलब पूरे सर्किट में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, R1 में से भी करंट सेम फ्लो कर रहा है, R2 में से भी, R3 में से भी। उस करंट को हमने आई ले लिया, मान लो आई करंट तीनों में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो करंट आई तीनों में से फ्लो कर रहा है। आई करंट इसमें से, आई करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है, और आई करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है, आई करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है। सब जगह से करंट आई, हर एक जगह पे एमीटर की रीडिंग आई दे रही है, तो सेम करंट फ्लो फ्लो कर रहा है आई, बट वोल्टेजेस अलग अलग है। तीनों वोल्ट मीटर अलग अलग वोल्टेजेस देंगे अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए, जो कि V1, V2, V3 होगी। और इनका जब हम सम करते हैं, तो हम पाएंगे कि ये टोटल जो वोल्टेज है, जो बैटरी की वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी की वोल्टेज V दे रखी है, ये बैटरी की जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बैटरी की V इसके सम के बराबर होगा, बैटरी की वोल्टेज के सम के बराबर होगा। अब ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें, ये देखो V, एयरफोर हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से पहले हम देख लें इसको, कि जो बैटरी की वोल्टेज है V, या सर्किट की जो वोल्टेज है V, वो V1, V2 और V3 का सम है। करंट कांस्टेंट है I। अब ओम्स लॉ अगर हम लगाएं, तो V इज इक्वल टू आई आर, हम ये जानते हैं। तो उस हिसाब से पहले रेजिस्टेंस R1 के लिए V1 विल बी इक्वल टू आई R1। करंट कांस्टेंट है, इसलिए हमने I1 नहीं बोला, इसको I बोला, क्योंकि R1 में से भी आई है, R2 में से भी आई जा रहा है, R3 में से भी आई जा रहा है। तो इसलिए V2 इज इक्वल टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू आई R3। अब ये सारी इक्वेशंस को अगर हम देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3, 4 की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को 1, 2, 3, सॉरी 2, 3, 4 की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो V की जगह आई आर लगा दिया हमने,
जो कि 2 से आ गया, V1 की जगह हमने I R1 लगा दिया जो कि इक्वेशन 3 से आ गया, V2 की जगह हमने I R2 लगा दिया जो इक्वेशन 4 से आ गया, और V3 की जगह हमने I R3 लगा दिया जो इक्वेशन 5 से आ गया। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, I कॉमन लिया तो I R इज इक्वल टू I कॉमन लेकर के R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में ले लिया, I कैंसल हो गया। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम RS भी बोल सकते हैं। RS स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज में जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हो उनका ये सम होता है। सो एक लॉ आ जाएगा इसका कि व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज, the resistance of combination of R's equals the sum of their resistances RS, ठीक है। RS means resistance in series will be equal to their the sum of their individual resistances R1, R2, R3, and will be greater than their individual resistances, which means RS will be greater than R1, RS will be greater than R2, RS will be greater than R3, और ये होगा ही क्योंकि ये तो तीनों का सम है, तो ये ज्यादा तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से अगर सीरीज में आपके रेजिस्टेंसेस लगी हैं तो आपने सिंपली उनका सम कर देना है, उनका टोटल प्लस कर देना है, उनको कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना है, तो आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंसेस नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्शन मैंने आपको बताया था कैसे होता है कि जब करंट आता है तो करंट फिर डिवाइड हो जाता है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम होगा और उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन से करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट डिवाइड होके I1, I2, I3 ऐसे तीन करंट्स अलग अलग फ्लो करेंगे, अलग अलग तीनों रेजिस्टेंस में, R1 में से I1, R2 में से I2, R3 में से I3 ऐसे फ्लो करेगा, और फिर ये तीनों बाद में वापस कंबाइन करके करंट I बना लेंगे जो कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट है। जब हम की को ऑन करेंगे तो ऐसा होगा। अब क्योंकि तीनों के पॉइंट ऑफ कनेक्शन तीनों रेजिस्टेंसेस के सेम है, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस मेजर करते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से, तो एक ही वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत है और वो तीनों रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा और वो सेम निकल के आएगा, विच विल बी टेकन एज V। एमीटर्स जो है वो हम अलग अलग लगाएंगे क्योंकि करंट्स डिवाइड हो रहे हैं, करंट डिवाइड हो रहा है और अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, तो तीनों एमीटर्स तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए लगाएंगे और हम पाएंगे कि ये तीनों करंट्स अलग हैं, I1, I2, I3 तीनों अलग करंट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सम है वो इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट है लेकिन इनका सम जो है वो इक्वल है टू द टोटल करंट इन दी सर्किट, ठीक है। पूरे सर्किट का जो टोटल करंट है उसके लिए उसका जो पूरे सर्किट का जो करंट है वो इन तीनों करंट्स का सम होगा। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय R, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन तो वो टोटल वाली हो गई कि जो टोटल करंट है I सर्किट का वो इंडिविजुअल करंट्स जो रेजिस्टेंसेस में फ्लो कर रहे हैं उनका सम है, विच मींस I जो है वो I1, I2, I3 को ऐड करेंगे तो पूरे सर्किट के करंट के बराबर हो जाएगा, विच इज I। So I1 will be equal to V by R1, I2 will be equal to V by R2 and I3 will be equal to V by R3। ये कर लिया। V सब में कांस्टेंट है क्योंकि हमने देखा ही है कि कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट होगा ही क्योंकि पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम है सबका।
अब इक्वेशन 2, 3, 4 में से हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन 1 है। इसमें आप पुट कर देंगे वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में से। तो सेकेंड इक्वेशन में से I इज इक्वल टू V बाय आर था, तो I की जगह V बाय आर आ गया। इसी तरह से I1 की जगह V बाय R1 आ गया, I2 की जगह V बाय R2 आ जाएगा, और उसी तरीके से I3 की जगह इक्वेशन 5 में से V बाय R3 डाल देंगे हम। ये हमने डाल दिया। इसके बाद RHS में V को कॉमन लिया, और हमारे पास V को कॉमन लेके क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू R, V बाय R इज इक्वल टू V कॉमन ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आया वो आ गया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये 1 बाय R को 1 बाय RP भी लिख सकते हैं। RP here stands for इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी अगर हम तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा देंगे तो उनका सम करने पे, उनका टोटल करने पे टोटल रेजिस्टेंस उसकी क्या बनेगी, तो वो 1 बाय RP से आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब पैरेलल में आपके रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तब ये काम आएगा आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल सर्किट की। अब लॉ ऑफ पैरेलल है, the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel, अगर उनको पैरेलल में ज्वाइन किया है, is equal to the sum of reciprocal of individual resistances। sum of reciprocal of individual resistance यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 उसका रेसिप्रोकल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R2 उसका रेसिप्रोकल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R3 उसका रेसिप्रोकल, इनका सम करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ दी टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये बैटरी जो है वो करंट कैसे जनरेट करती है, कैसे काम करती है। तो हमें पता है कि बैटरी जो है वो किसी भी सर्किट में एक सोर्स ऑफ करंट होती है। जो भी बैटरी या सेल हम लगाते हैं किसी सर्किट में, वो करंट फ्लो करने में हेल्प करती है सर्किट में। तो ये कैसे करती है? ठीक है, तो बैटरी या सेल जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी वो सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है केमिकल रिएक्शन से। बैटरी जो है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, प्लस और माइनस, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं, हमने ये देखा हुआ है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। इसी की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट में जो भी डिवाइसेस हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब ये फ्लो करेंगे तो ये करंट का फ्लो हो जाएगा। और इस तरह से बैटरी जो है अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो भी इसमें डिवाइस है, जैसे कोई रेजिस्टर है या सेट ऑफ रेजिस्टर्स है, तो इनके थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। गॉट इट? तो अब इस करंट को कंटिन्यूअसली अगर फ्लो करना है तो ये केमिकल रिएक्शन भी कंटिन्यूअसली चलते रहने चाहिए। तो जब तक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं तो ये करंट फ्लो करता रहता है, और हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपनी डिवाइसेस को रन करने के लिए यूज करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से बैटरी या सेल जो है वो हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, जो कि हम अपने डिवाइसेस में यूज करते हैं उसको रन करने के लिए। जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनको रन करने के लिए जो इसके अंदर बैटरी होती है वो कॉन्स्टेंटली करंट प्रोवाइड करती है हमारे मोबाइल फोन को, और हम लगातार उसको यूज करते हैं।
जो भी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उस वो उसका यूसेज दो तरीके से होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो एक फैन है, तो अगर मैं फैन को चलाता हूं तो थोड़ी देर बाद मैं क्या पाता हूं कि फैन जो है वो गर्म हो गया है। अगर आप फैन को टच करोगे, इसकी मोटर को टच करोगे, ठीक है, स्टॉप करके, चलते में नहीं टच करना, स्टॉप करके, तो आप क्या पाओगे कि वो गर्म हो गया। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज हो रही थी उसके दो यूजेस हो गए। पहला, एक्चुअली उस डिवाइस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैन को घुमाने में यूज हो रही है, ठीक है। और दूसरा पार्ट उस इलेक्ट्रिसिटी का वो वेस्ट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही थी, और वो उस डिवाइस में से डेसिपेट हो रही थी हीट अप होकर के। अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये कई बारी जो है वो वेस्टफुल भी हो जाती है, वेस्टेज भी होती है। इट में ऑल्सो कॉज वेयर एंड टेयर इन दी डिवाइस, क्योंकि वो डिवाइस गर्म हो जाएगी तो उससे वेयर एंड टेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट का हम बेसिस मान सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से, तो वो उस डिवाइस को रन भी करती है, अगर उसमें कोई डिवाइस लगी हुई है रन करने के लिए। बट एट द सेम टाइम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास करने की वजह से कुछ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, और वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि अब हीटिंग इफेक्ट क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम जब जब भी देखते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करते हैं तो हीट अप हो जाती है। जैसे आपका फोन जो है वो हीट अप हो जाता है, आपका जो लैपटॉप है वो भी हीट अप हो जाता है, उसको ठंडा रखने के लिए उसमें फैन दिया हुआ होता है, ठीक है। आपके रेफ्रिजरेटर के बाहर आप साइड्स में देखो तो हीट होती है, उसके अंदर एयर कंडीशनर के पीछे से भी हीट निकल रही होती है। तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप पाते हो उसमें से हीट निकल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। लेट अस नाउ गो डीपर एंड अंडरस्टैंड कि ये हीटिंग इफेक्ट है क्या। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? मान लो हम एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आप पूछोगे क्या होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ऐसा होता है जिसमें ऐसे रेजिस्टेंसेस ही लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगा, सारा का सारा सर्किट में ऐसे रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक बैटरी है या सेल है और रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लो R1, R2, R3, ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगी है। सो इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू दी बैटरी। तो एक बैटरी के साथ आपने सिर्फ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया। तो सोर्स एनर्जी, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी। तो जो भी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है वो सारी की सारी, यानी एंटायरली सारी की सारी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ऑल द एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जब वो किसी सर्किट में फ्लो करती है तो उस वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस हीटिंग इफेक्ट को बहुत सारी डिवाइसेस में यूजफुल तरीके से भी यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले बात की थी, ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये बहुत सारी डिवाइसेस में वेयर एंड टेयर और डैमेज कॉज करता है, बर्नआउट हो जाती हैं डिवाइसेस। बट बहुत सारी डिवाइसेस में जो कि प्योरली रेजिस्टिव हैं उसके अंदर ये हीटिंग इफेक्ट यूजफुल है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिक आयरन में जा रही है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वो कपड़े आप प्रेस कर पाते हो। इलेक्ट्रिक हीटर्स, सर्दी में जब ठंड लगती है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर्स को ऑन करते हो। ऐसे ही आपके जो है कन्वेक्शनल अवन्स हो गए, इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। टोस्टर्स, जो आपको ब्रेड को टोस्ट करते हैं, वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखते हैं हम लोग।
क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, मान लो कोई सर्किट है आपके पास और उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो हम मानते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। कोई सर्किट है आपके पास, ठीक है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और रेजिस्टेंस जो है वो आर है। और क्योंकि हमने उसमें सेल या बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसको हम वी ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आर, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, कैपिटल आई, क्योंकि उसमें सेल की वजह से या बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब जब भी करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो हम जानते हैं करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ओवर अ टाइम पीरियड टी। टी टाइम पीरियड के लिए हम उसको कनेक्ट करके रखते हैं, तो टी टाइम पीरियड के लिए क्यू चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो देयर इज सम वर्क बीइंग डन, क्योंकि चार्ज इज मूविंग, है ना, तो कुछ वर्क हो रहा है। सो लेट दैट वर्क डन बी डब्ल्यू। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा, वो वर्क डन ऑन चार्ज को रिलेट करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये आ गया आपके पास, E इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो उससे हम W वर्क डन की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज V इंटू Q, ठीक है। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम ये भी जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हम जानते हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू अभी हमने निकाली V इंटू क्यू, है ना। तो इस फॉर्मूला में पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, इसमें हम W की वैल्यू V क्यू डाल देंगे, V इंटू क्यू। तो P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर है इतना। अब Q की हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये भी आपने पढ़ा है ना। करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज I? करंट, है ना। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। ओके, सो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q अपॉन टी तो ऑलरेडी है ही है, P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला में Q अपॉन टी तो है ही है, तो उस Q अपॉन टी की जगह हम I डाल सकते हैं। तो P और V तो वैसे ही रहेगा, Q अपॉन T की जगह I आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब, ये P इज इक्वल टू वी आई, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो पावर इंटू टाइम होता है, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में जा रही है, तो इसलिए हम एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी की जगह एच इज इक्वल टू पी इंटू टी लिख सकते हैं, वेयर एच इज दी हीट एनर्जी। एच क्या है? हीट है। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू पी इंटू टी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी और सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब P इज इक्वल टू वी आई हम ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो उसकी जगह P की जगह हम वी आई डाल देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हीट का बदल जाएगा और P की जगह वी आई आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू वी आई टी बन गया। अब ओम्स लॉ में हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह इस फॉर्मूला में हम क्या डालेंगे? आई आर डाल देंगे। H इज इक्वल टू वी आई टी में V को रिप्लेस कर लेंगे आई आर से, तो H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम दोबारा से लिखेंगे, तो I इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, क्या? H इज इक्वल टू I square RT. Heat produced in a purely resistive circuit is equal to, yeah, it is directly proportional to the square of the current. It is directly proportional to resistance of the circuit. It is directly proportional to the time period for which the heat, time period for which the current is flowing.
ठीक है, यानी अगर करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए करंट फ्लो करेगा सर्किट में से तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जो भी सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसके करंट, उसकी रेजिस्टेंस और उसके टाइम पीरियड इस पे डिपेंडेंट होती है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताता है। So there are more ways by which we can express Joule's law of heating. Joule's law of heating क्या है? H is equal to I square RT, है ना? अब R क्या होता है? R is equal to V by I, ये पता है हमारे को। तो ये पुट कर देंगे हम इसमें I square RT के अंदर। तो R की जगह V by I डाला तो ये कटिंग करके हमारे पास H is equal to VIT आ गया। अब हम एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे? हम जानते हैं I is equal to V by R, ठीक है, ये हमारे को पता है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? H is equal to I square RT। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I की जगह हम V by R डालेंगे, ठीक है। तो I की जगह हमने V by R डाला तो I स्क्वायर था तो V स्क्वायर हो गया और अपॉन R स्क्वायर हो गया इंटू RT। R और ये कैंसल करके हमारे पास H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो तीन तरीके से हमने इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को लिख दिया। क्या? H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को लिखते हैं। वैसे जूल्स ऑफ हीटिंग मेनली यही है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मेनली यही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक हीट, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये तो हमने समझ लिया क्या होता है। क्या होता है फिर से देखें, बताओ क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में से फ्लो करेगी और उसमें रेजिस्टेंस लगी होगी तो रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस हीटिंग इफेक्ट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। इस हीटिंग इफेक्ट को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो तीन तरीकों से हम इसको यूज करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम इसका यूज करते हैं, ओके। और दूसरा इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जो फिलामेंट वाले इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जिसमें फिलामेंट होती है जो हीट होकर के लाइट देती है, उसमें इसका यूसेज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी इसका यूज किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है, ओके। तो बहुत सारे डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक अवन हो गया, लॉन्ड्री आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक अवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये सारे हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं। गीजर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इस सब में हीट एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे अवन में हम अपना खाना बनाते हैं, बेक वगैरह करते हैं, वेरियस थिंग्स। इलेक्ट्रिक आयरन से हम अपने क्लोथ्स को प्रेस करते हैं, टोस्टर से हम ब्रेड को, है ना, उसमें भी हीट जो है वो टोस्ट कर देती है ब्रेड को। अवन के अंदर, अवन ये दोबारा हो गया, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर हम अपने आसपास की एयर को हीट अप कर लेते हैं कंफर्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रिक केटल में हम पानी अपने लिए गर्म करते हैं, टी बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर में, है ना, बेदिंग और दूसरे पर्पसेस के लिए हम गर्म पानी करते हैं। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इसको इनकैंडिसेंट बल्ब भी बोलते हैं और इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार, फिर हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं, है ना। हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस तो डिस्कस कर लिए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देखोगे तो एक बेस होता है जो कि इंसुलेटिंग सपोर्ट होती है। फिर एक ग्लास बल्ब होता है और उसमें इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन और आर्गन भरी हुई होती है, ठीक है, ग्लास बल्ब के अंदर। और फिर कुछ सपोर्ट्स के हेल्प से एक फिलामेंट उसमें कनेक्टेड होता है। ये टंगस्टन का बना होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है।
अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब है क्या? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को से हीट प्रोड्यूस करने करके लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। यानी ये फिलामेंट से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और फिलामेंट इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है, इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि वो ब्राइटली शाइन करने लगता है और उसमें से लाइट प्रोड्यूस होनी चालू हो जाती है। इसमें जो ग्लास बल्ब दिया हुआ है वो फिलामेंट को, और जो उस ग्लास बल्ब के अंदर गैस भरी गई है नाइट्रोजन और आर्गन, वो बाहर निकलने से और बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से रोकता है। नीचे इंसुलेटिंग सपोर्ट दी गई है जो कि फिलामेंट को से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको, जो वायर्स इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगी उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि हीट ऐसा ना हो नीचे आ जाए और नीचे जो इसकी वायर जो इसके साथ कनेक्ट होंगी उसको वो बर्न कर दे। ठीक है, तो हीट को आइसोलेट करने में, फिलामेंट और उसकी हीट को आइसोलेट करने में हेल्प करता है ताकि वो नीचे ना आए हीट, और जिस वायर के साथ वो कनेक्ट है उनको जला ना दे। ठीक है, इंसुलेटिंग सपोर्ट का ये हेल्प है। फिलामेंट ये मेन पार्ट है बल्ब का जो एक्चुअली लाइट प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट एक स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ है जिसका बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जब, और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होती है, इट इज गॉट वेरी हाई रेजिस्टिविटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, अब इस टंगस्टन का एक और फायदा ये होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग मेटल है तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये जल्दी बर्न अप नहीं होता, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि ये पिघलता भी नहीं है इतने हाई टेम्परेचर पे। अब ग्लास बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन जैसी गैस भरी जाती है। ठीक है, अब ये जो आर्गन और नाइट्रोजन गैस है ये इस फिलामेंट को ऑक्सीजन के कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में आने से रोकती है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हो सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, इसकी बर्निंग हो सकती है। ओके, तो उसकी ऑक्सीडेशन और उसकी बर्निंग को रोकने में बड़ा ये काम आता है जो आर्गन और नाइट्रोजन इस ग्लास बल्ब के अंदर फिल अप किया हुआ है। तो जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो है वो इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है ये फिलामेंट कि ये लाइट प्रोड्यूस एमिट करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और एमिटिंग लाइट। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में ही वेस्ट हो जाती है, बहुत कम पार्ट उसका लाइट में कन्वर्ट हो पाता है, इसलिए ये इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते। आजकल इनका यूसेज नहीं होता, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए कहीं कहीं इसको यूज कर लेते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई है, एलईडी बल्ब्स आ गए हुए हैं, एलईडी लाइटिंग सिस्टम्स आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इससे आप कह सकते हो 100 टाइम्स ज्यादा बेटर एफिशिएंट होते हैं, इवन मोर देन दैट, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको याद होगा, हमने किया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट्स में लगाते हैं, जिसका काम होता है कि वो सर्किट में अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है किसी वजह से, एबनॉर्मली हाई करंट अगर फ्लो कर रहा है, एबनॉर्मल है, जितना फ्लो करना चाहिए उससे कहीं अधिक फ्लो कर रहा है, तो ये फ्यूज वायर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फ्यूज वायर को सीरीज में लगाया जाता है ताकि सारा करंट उसमें से पास करे, और किसी वजह से करंट अगर ज्यादा है तो वो अगर करंट को रोकता है तो पूरे सर्किट में करंट रुक जाए, इसीलिए उसको सीरीज में लगाते हैं। कई बार पूछते हैं कि भाई सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो ये कारण है इसको सीरीज में लगाने का। अच्छा, फ्यूज वायर एक मेटल या किसी एलॉय से बनी हुई होती है। फ्यूज जो है उसमें एक वायर होती है जो कि किसी मेटल या एलॉय से बनी होती है,
ऑफ द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि करंट के हिसाब से, कि कितना करंट उसने अलाउ करना है। ओके, हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से तो उसमें हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, तो अमाउंट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जितना हम चाहते हैं फ्लो करे, और अगर उसके से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो वो मेल्ट हो जाए, इतनी गर्म हो जाए कि वो मेल्ट हो जाए। तो फ्यूज वायर को एक पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी, जैसे कप प्लेट्स बने होते हैं ना, क्रॉकरी जिससे बनी होती है, तो पोर्सलेन के मटेरियल से इसके कार्ट्रिज बनी होती है। इसका बेस जो है पोर्सलेन का मटेरियल होता है, उसमें दो मेटल की रॉड्स होती हैं जिसके बीच में ये वायर कनेक्टेड होती है, और इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस को। अब वर्किंग तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है जो कि उस फ्यूज के लेवल से ज्यादा है, जितना फ्यूज आपने लगा रखा है उसके अंदर, तो क्या होगा, फ्यूज वायर हीट अप हो जाएगी बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, उस हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाएगी, जैसे ही मेल्ट होगी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट होके वो अलग हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो करना रुक जाएगा, तो जो डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड थी वो बच जाएंगी, क्योंकि अगर वो करंट फ्लो कर जाएगा उन डिवाइसेस में से तो वो डिवाइसेस खराब हो सकती हैं। तो फ्यूज वायर डिवाइसेस को बचाता है। ठीक है, एबनॉर्मली हाई करंट किसी भी वजह से हो सकता है जो सर्किट में फ्लो करे, अलग अलग कारण होते हैं ये, जैसे कि ओवरलोडिंग एक इसका कारण हो सकता है कि पीछे जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वहीं से करंट किसी वजह से ज्यादा आ गया आपके सर्किट्स में, वो सब कारण हो सकते हैं। फ्यूज वायर की जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर में दी हुई होती है, जैसे 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे एम्पेयर करके दे रखी होती है। एम्पेयर में क्यों है, क्योंकि ये फ्यूज वायर की रेटिंग का मतलब हो गया, ये बताता है कि ये कितना अमाउंट, किस लेवल तक का करंट ये अलाउ कर देगा। जैसे 1 एम्पेयर है तो ये 1 एम्पेयर का करंट तो अलाउ करेगा, उसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो ये मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक करेगा। 2 एम्पेयर है तो ये 2 एम्पेयर तक का करंट जाने देगा, अगर 2 एम्पेयर से ज्यादा होगा तो ये मेल्ट होकर के ब्रेक कर देगा। ठीक है, सो ये लेवल ऑफ करंट को दर्शाता है, जो इसकी रेटिंग होती है, फ्यूज की रेटिंग जो है वो एम्पेयर में दी होती है, जिसके बियॉन्ड वो मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक करेगा। आई होप फ्यूज इज क्लियर। तो क्वेश्चन आपका कि इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, है ना, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखो, सीरीज में हम क्यों लगा रहे हैं इसको, सीरीज में हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर सीरीज में नहीं होगा, एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में हम जानते हैं कि करंट जो है वो उसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, जितने पैरेलल सर्किट्स हैं सब में करंट फ्लो करेगा। सीरीज में होगा तो उसी के थ्रू करंट ने जाना है। अब डिवाइसेस लगी हुई हैं, आप नहीं चाहते कि वो जो भी डिवाइसेस हैं वो डैमेज हो, अगर पैरेलल में होगा तो करंट निकल जाएगा, दूसरे रास्ते से निकल जाएगा और जाके डैमेज कर देगा। सीरीज में होगा तो उसी के थ्रू जाएगा, और जैसे उसके थ्रू जाएगा वो हीटअप होके मेल्ट कर देगा, फिर आगे नहीं जा पाएगा। पैरेलल के अंदर, है ना, पैरेलल के अंदर और भी रास्ते होते हैं जिसके थ्रू जा सकता है, पैरेलल रूट्स होते हैं ना, पैरेलल रूट्स है, उसके थ्रू करंट चला जाएगा फिर अंदर और डिवाइसेस को हार्म कर देगा, इसलिए सीरीज में लगाते हैं। तो क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक आयरन विद पावर रेटिंग 1 किलोवाट is operating at 220 volt. What rating of fuse should be used in this case? हमें फ्यूज बताना है कि कौन सा फ्यूज यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, वी हैव टू टेल द फ्यूज। सो दिया क्या क्या हुआ है, एक तो पावर दे रखा है 1 किलोवाट विच इज इक्वल टू 1000 वॉट, किलो मीन्स 1000, तो पावर 1000 वॉट दे रखा है। ओके, एंड ये 220 वोल्ट, ये आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट। देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो एम्पेयर्स में आती है, यानी करंट। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक आयरन
जो कि 1000 वॉट की पावर रखती है और 220 वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे ये ऑपरेट करती है, ये करंट कितना लेगी? उतना करंट अलाउ होना चाहिए सर्किट में, और उससे ज्यादा पर फ्यूज उड़ जाना चाहिए, फ्यूज हो जाना चाहिए, फ्यूज मेल्ट हो जाना चाहिए। तो हमें करंट निकालना पड़ेगा कि ये वायर करंट कितना लेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो यूज होगा P इज इक्वल टू वी आई। इससे I का फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू P अपॉन V। ठीक है, विच मीन्स विच मीन्स I will be equal to P is 1000 and V is 220। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड करने पे 0 से 0 मर गया, 100 डिवाइड बाय 22 कितना आएगा आंसर? 4.54। 4.54 एम्पेयर। ये तो करंट हो गया जो ये इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करेगी, जो जितना करंट इस इलेक्ट्रिक आयरन को जब हम कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में फ्लो करेगा। यानी फ्यूज फ्यूज यूज्ड फ्यूज टू बी यूज शुड बी नियर टू दिस, मोर देन दिस, नियरेस्ट इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू वाला फ्यूज जो है वो 5 एम्पेयर ये आएगा। सो वी शुड बी यूजिंग अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पेयर इन दिस केस। मैंने बताया था ना कि फ्यूज की रेटिंग 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर ऐसे चलती है। रेटिंग 1111 एम्पेयर से बढ़ती जाती है इसकी। तो 4.5 एम्पेयर करंट इस इलेक्ट्रिक आयरन को ड्रॉ करना है, तो इससे कम तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर इससे कम रखेंगे फ्यूज तो ये ज्यादा करंट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। हल्का से इससे ऊपर लेकर के चलेंगे तो 4.54 के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो नियरेस्ट फ्यूज है वो 5 एम्पेयर का, तो 5 एम्पेयर का फ्यूज इसमें यूज करेंगे। आई होप क्लियर है अब आपको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 840 वॉट कंज्यूम करती है जब वो मैक्सिमम रेट पे हीट कर रही है। तो ये जो 840 वॉट्स पर एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, तो ये वॉट 840 वॉट यानी पावर, पावर दे रखी है 840 वॉट। अब वोल्टेज जिस पर ये ऑपरेट करती है वो 220 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 220। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच के। तो आपने करंट भी निकालना है यानी I निकालना है, और रेजिस्टेंस यानी R निकालना है, केस 1 का और केस 2 का। ठीक है, सो करंट निकालने के लिए तो P इज इक्वल टू वी आई यूज कर लेंगे। तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, I विल बी इक्वल टू P बाय व्हाट, V, P बाय V, V, P बाय I विल बी इक्वल टू, सो I विल बी इक्वल बाय 2 840, ये कट गया, ये कितना आएगा 20, ये कट गया। I will be coming as 3.82 एम्पियर्स, राउंड ऑफ करके। ओके ओके, ये तो ये हो गया। अब R निकालना है ना, तो यही P इज इक्वल टू वी आई है, और ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है, एंड I इज इक्वल टू V बाय आर। ये इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर। आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी आर पुट कर दिया ये। तो P इज इक्वल टू V बाय आई लिख दिया मैंने, V बाय आर होना चाहिए, V बाय आर। ठीक है, तो V स्क्वायर
अपॉन आर हो गया ये। अब इसको फर्दर हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, तो आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। वी कितना है 220, तो 220 इंटू 220 ये वी स्क्वायर हो गया आपका, है ना, अपॉन पी 840। तो ये आपका हो जाएगा 5.61 57.6, 1 है ना, 57.61 ओम्स। ये आंसर आ गया केस वन का। ये केस वन हो गया आपका। अब करते हैं केस टू, है ना। केस टू में दोबारा क्वेश्चन एक बार रीड कर लें, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये मिनिमम पे हीटिंग एट मिनिमम 360 वॉट है। सो केस टू इज हीटिंग एट मिनिमम, हीटिंग एट मिनिमम, पावर अब आपकी दे रखी है 360 वॉट। 360 वॉट, वोल्टेज तो सेम ही है, सेम तरीके से होगा, 220 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है, तो सेम तरीके से होगा। आपको आई भी निकालना है, आपको आर भी निकालना है। आई निकालना है, आई एंड आर, तो सेम तरीके से होगा। P इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी कितना है 360 डिवाइड बाय 220, तो ये डिवाइड करेंगे 1.64 1.64, हाँ, राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1.64 एम्पियर, राउंड ऑफ करके ये आ गया। अब दूसरा आपने क्या निकालना है, वही रेजिस्टेंस निकालना है। तो ओम्स लॉ हमें पता ही है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V बाई आई। सॉरी, हमें यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, हमें यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर है ना, हमें यहाँ पर R रिप्लेस में R निकालना है ना, तो I रिप्लेस करना है। R इज इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू, I रिप्लेस करना है। I क्या कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू V बाय आर। ये अब इसमें पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू वी आई में, आई की वैल्यू, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्दर P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू वी बाय आर। तो P इज इक्वल टू, और सॉरी, R इज इक्वल टू V इंटू वी बाय P, है ना, R इधर चला गया और P इधर नीचे आ गया, तो दिस फर्दर यहाँ पे करते हैं इसको। तो R इज इक्वल टू V कितना दे रखा है 220, तो 220 इंटू 220 अपॉन 360, तो R will be equal to 134.44 134.44 ohms। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई निकालने के बाद सीधा ओम्स लॉ से भी कर सकते थे। आई हमारा आई गया है, तो V इज इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V बाय आई से भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को, वो भी एक तरीका है करने का, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें 100 जूल ऑफ हीट दे रखा है, प्रोड्यूस होती है हर सेकंड, each second in a 4 ohm resistance. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। तो हीट कितनी दे रखी है 100 जूल्स, ये हीट दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 ओम। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज कर सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे आई तो है नहीं आपके पास, है ना, आपके पास आर है, आपके पास एच है, आपके पास टी है, आपके पास आई नहीं है। निकालना क्या है हमें वी, आई निकाल लो इससे। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई की वैल्यू 25 आ आर, जाएगी। है ना, ये एच आई निकाल लो। तो एच डी आई यू है हमारे को। एक तो ये तरीका है वी, जैसे मैंने बताया डायरेक्टली, बट एक आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 100 दे रखा है, ये आई स्क्वायर हो गया, आर कितना दिया हुआ है 4 इंटू टी 1, ये वैल्यूज पुट की, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 4 इंटू 1। तो ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, आई आ गया। अब V इज इक्वल टू आई आर होता ही है, तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 4, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, ये आंसर है। तो इसको देखेंगे, तो हीट जनरेटेड निकालनी है इस क्वेश्चन में। जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज 1 घंटे 1 आवर के लिए 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। एक तो हमारे को चार्ज यानी क्यू दे रखा है, इस जो कि 96,000 कूलम होता है इसका यूनिट, तो सी आ जाएगा। टाइम दे रखा है जो कि 1 आवर है, यानी 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट्स, ठीक है। हीट निकालनी है, एच निकालना है। हम जानते हैं कि एच के कई फॉर्मूला किए थे, एक होता है एच इज इक्वल टू वी आई टी, याद होगा आपको, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो एच इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्या होता है क्यू अपॉन टी, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इंटू टी। आई की जगह हमने क्यू बाई टी डाल दिया, ये हम जानते ही हैं। ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा। वी और क्यू हमें दे ही रखा है, टाइम की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो कट ही गए गया आपका, तो टाइम की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 96,000 इंटू 50, ठीक है। कितना होगा आंसर 4800। डिफरेंट आ रहा है आंसर। ये होगा 48, है ना, 480 फॉलोड बाय 3 जीरो।
ठीक है, ये आंसर किस में आएगा? जूल्स में। 40 और 100,000 नहीं होगा? हाँ जी, 40 और 100,000 नहीं होगा? एक, हाँ, एक जीरो और आएगा इसमें। ठीक है, ये आंसर है। ओके, Okay, so we are discussing the concept of electrical power. Okay, so अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब भी हम कोई सर्किट में कोई भी डिवाइस लगाते हैं, या हमारे घर में भी जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चल रही होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में यूज हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल पावर है। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर का आपको फॉर्मूला पता हो, क्लास 9th में किया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो इस बेसिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी अपॉन टाइम है, यानी रेट ऑफ यूसेज ऑफ एनर्जी काइंड ऑफ है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। रेट यानी टाइम अपॉन टाइम, रेट यानी अपॉन टाइम। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी आप जब पंखा चलाते हो तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंज्यूम होती जाती है। मीटर आपका घूम रहा है, आपका बिजली का मीटर घूम रहा है, बिजली का मीटर घूम रहा है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है वो, कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई ट्यूब यूज कर रहे हो, कोई बल्ब यूज कर रहे हो, कोई फैन यूज कर रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी। सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड ऐसे बता सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कितना पावरफुल कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे अगर आपका एसी देखेंगे तो वो ज्यादा पावर होगा उसमें, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम टाइम पीरियड में कंज्यूम करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है। तो जो भी डिवाइस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है टाइम के साथ, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर भी ज्यादा है। तो एसी की इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम टाइम में यूज कर लेती है। फैन की जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो एसी से कम है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू E बाय टी। हेयर E इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमें एक और चीज पता है, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू W, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो इसलिए पावर का जो फॉर्मूला है हम वर्क की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, सो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड एज पावर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वोल्टेज का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था पहले। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। जैसे याद होगा ना, हमने डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन
in moving unit charge from point A to point B. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हम चार्ज को मूव करते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं कि है। सो इस बेसिस पे W इज इक्वल टू V बाय क्यू लिख सकते हैं। इसको हम इसमें पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू W की जगह आ जाएगा वी क्यू, तो वी क्यू लिख दिया हमने, अपॉन टी। अब Q अपॉन टी हम जानते हैं कि करंट के बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, तो Q बाई टी की जगह हम I लिख सकते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, अब ओम्स लॉ को यूज करके हम I को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम I को रिप्लेस करेंगे तो I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर डालेंगे I की जगह, तो पावर का फॉर्मूला चेंज होके वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। इसी तरह से हम V को रिप्लेस कर सकते हैं, हम जानते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो उसकी जगह हम I डाल देंगे, तो I इंटू आई इंटू आर, तो I इंटू आई इज आई स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूला बन गए आपके, तीन फॉर्मूला बन गए, 1 2 3, ये तीन फॉर्मूलाज पावर के बन गए आपके। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का वो होता है वॉट। बट वॉट एक छोटा यूनिट है, तो हम बहुत बार बड़ा यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, उसको हम बोलते हैं किलोवाट। किलोवाट ऐसा यूनिट नहीं है, बट एक बड़ा यूनिट है किलोवाट। 1 किलोवाट वॉट के बराबर अगर हमने करना है तो 1000 वॉट्स के बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, अब पावर का एक और यूनिट हम करंट और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के, क्योंकि हम जानते हैं ना P इज इक्वल टू वी आई, तो उस बेसिस पर भी हम एक और यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यानी P का यूनिट क्या हुआ, वॉट, V का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। तो वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 W इज इक्वल टू 1 VA। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको वोल्टेज और एम्पेयर इस यूनिट में भी पावर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम यूज करके डिवाइसेस को रन कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इस बेसिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, पावर का यूनिट होता है वॉट, और टाइम का यूनिट हम यहाँ पर बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं आवर। छोटा यूनिट वैसे ऐसा यूनिट होता है सेकंड, हम वो यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट बना रहे हैं। यहाँ पर हम एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं बना रहे, एनर्जी का ऐसा यूनिट वैसे जूल्स होता है, लेकिन हम जूल्स की टर्म्स में नहीं लिख रहे इसको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या लिखा जाता है, वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर, WH। ठीक है, अगर हमें इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट को डिफाइन करना है, यानी वॉट आवर को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वॉट पावर को 1 घंटे के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो 1 वॉट आवर हो जाएगी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर से थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम किलो वॉट आवर बोलते हैं, क्योंकि वॉट एक छोटा यूनिट है। अब कमर्शियल लेवल पर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वॉट बड़ा छोटा यूनिट रह जाएगा, तो उसकी जगह एक बड़ा यूनिट वॉट आवर यूज किया जाता है, किलो वॉट आवर यूज किया जाता है, KWH। ठीक है, इसको बहुत बार सिंपली यूनिट भी बोल देते हैं। जब हमारा बिल आता है घर पे तो हम जनरली यही बोलते हैं कितने यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। तो जब ये बोल रहे होते हैं ना कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कितने किलोवाट आवर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। यूनिट इज नथिंग बट किलोवाट आवर। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज किलोवाट आवर एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज जूल्स।
यानी 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर है। हम ये जानते हैं कि किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब 1 आवर जो है 1 घंटे में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 16 × 60 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। तो इन दोनों को यूज करके इसमें किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं। किलोवाट की जगह हमने 1000 वाट लिख लिया, आवर की जगह हमने 3600 सेकेंड्स लिख लिया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600,000 वाट सेकेंड्स। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा था वाट सेकेंड जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर 1 किलोवाट आवर इज 3600,000 जूल्स। वाट सेकेंड की जगह हमने जूल्स लिख लिया। अब इसको हम पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कैसे आया, डेसिमल प्लेस को हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, यहां आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो डेसिमल प्लेसेस को जब हम यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो अब चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी का अब खत्म है आपका। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली जाएगी।